हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सबका स्वागत है गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में। और अब हम लोग फिर नए कॉपी के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये जो कॉपी है ये बीपीएससी 70 का जो भी मेंस क्लास का भी बीपीएससी 70 जो मेंस एग्ज़ाम होने वाली है उनके प्रैक्टिस के लिए जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट कॉपी लिख रहे हैं उन्हीं का ये कॉपी है जिनका एवेल्यूएट किया जा रहा है। और आप लोगों को भी इनसे सीखने को मिलेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या गलती नहीं करना चाहिए, प्रेजेंटेशन में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रश्न को कैसे समझना चाहिए, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए क्वेश्चंस में, आंसर को कैसे कनेक्ट करके लिखना है, ये सब समझना है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि बीपीएससी 70 के लिए जो है क्लासेस तो एप्लीकेशन में हो ही रहे, नोट्स भी मिल रहे हैं। इनके अलावा डेली आंसर राइटिंग भी शुरू है, वीकली टेस्ट भी शुरू है और 5 अप्रैल से फुल लेंथ टेस्ट शुरू होंगे। तो इनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी चाहिए, डेली आंसर राइटिंग हो या मेंस फुल लेंथ टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो, तो वो आप हमारे जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9135 नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 913590, ठीक है, 4639 9135904639, ये हमारे ऑफिशियल नंबर, आप इस पर कॉल करके जान सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज के प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना सिर्फ तीव्र समावेशी एवं समानतावादी विकास के लिए समावेशी एवं समानतावादी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नागरिकों को इस बात को समझने के लिए भी सहायक होता है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टी द्वारा घोषित मैनिफेस्टो उचित है या अनुचित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? भाग 4 में है, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51। और इसको अतिरिक्त मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मौलिक अधिकार देने की बात आ रही थी, जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, तो बात आई कि मौलिक अधिकार दिया जाए, तो राय मांगा गया संविधान सभा द्वारा कि भैया बताइए कौन कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाए। जब राय मांगा गया तो सब लोग अलग अलग राय लेकर के आए, ये वाला दीजिए, ये वाला दीजिए, ये वाला दीजिए, ये वाला दीजिए। अब क्या हुआ, संविधान सभा फिर सोचा कि अभी हमारा देश नया नया अभी स्वतंत्र हुआ है, नया नया देश अभी बना है एक राजनीतिक रूप से। ऐसे तो भारत का सांस्कृतिक इतिहास काफी पुराना है, लेकिन एक राजनीतिक देखा जाए तो आधुनिक युग में राजनीतिक स्वरूप हम लोगों का कब से आया है? 1947 से, ये तो सच्चाई है। तो कहा कि अगर इतना ज़्यादा राज्य पर एकाएक भार दे दिया जाए तो फिर राज्य भी क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप लोगों को अब जैसे 10 सब्जेक्ट, और मैं ये कहूँ कि आपको 10 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ना, जैसे भी हम लोग डेली आंसर राइटिंग कराते हैं तो कैसे कराते हैं? सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। पहले जैसे सेक्शन 1 में क्या कराते हैं? पॉलिटी बिहार स्पेशल, सेक्शन 2 में हिस्ट्री इकोनॉमी, सेक्शन 3 में ज्योग्राफी टेक, सेक्शन 4 में IRD। यानी क्यों? ताकि स्टूडेंट पर प्रेशर कम रहे। अब हम कहेंगे कि नहीं आपको रोज हर सब्जेक्ट का एक एक लिखना है, तो क्या हो जाएंगे? आप प्रेशराइज हो जाएंगे। और अधिकांश स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं। तो अगर इसी को सेक्शन में बांट करके करें तो क्या होगा? धीरे धीरे सारे कमजोर विषय भी मजबूत होते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आपको कहा गया कि पॉलिटी और बिहार स्पेशल का डेली आंसर राइटिंग करना भी स्टार्ट में, तो ये थोड़ी कहा जाता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है। बट प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में अभी आपको पॉलिटी और बिहार स्पेशल पे ध्यान देना, जब ये स्ट्रांग हो जाए फिर हिस्ट्री पर। यानी कि आपको कहा गया कि पॉलिटी और बिहार स्पेशल मैंडेटरी है सेशन 1 में, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ये है, फिर ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या कीजिएगा? हिस्ट्री और इकोनॉमी शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटी को जो होता है बंद कर देना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, रिवीजन तो करना ही है, लेकिन अब आपके लिए मैंडेटरी क्या हो गया है? हिस्ट्री और इकोनॉमी। ये मतलब एक तरीके से चले। तो उसी तरह क्या किया, संविधान सभा में भी ये कहा गया कि राज्य पर अगर एकाएक इतना ज्यादा भार देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेट कमजोर हो जाएगा, वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ना उसका पॉलिटी सही हो पाएगा, ना हिस्ट्री सही हो पाएगा, ना इकोनॉमी सही हो पाएगा, वो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। तो क्या कहा गया? तो कहा गया, BN राव ने सुझाव दिया कि मौलिक अधिकार को 2 भागों में बांटते हैं। एक मैंडेटरी कर देते हैं
जो अभी हर हाल में देना है। एक कर देते हैं कि ये आपको देते जाना है, धीरे धीरे आपको देते जाना, और ये आपको जितने अच्छे से देंगे आपका उतना ही माना जाएगा कि आप गुड गवर्नेंस चला रहे हैं, यानी यही शासन का आधारभूत सिद्धांत होगा। तो जो मैंडेटरी कर दिया गया कि ये देना ही देना है जुडिशियल प्रोटेक्शन के साथ, न्यायिक संरक्षण के साथ, उसी को कहा गया फंडामेंटल राइट, जो भाग 3 में रखा गया। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और जो कहा गया कि नहीं, ये राज्य के विवेक पर छोड़ देते हैं, उसकी नीयत पर छोड़ देते हैं, ये स्टेट पे छोड़ देते हैं कि स्टेट अपने हिसाब से वो अपनी पब्लिक के अकॉर्डिंग उनकी क्या जरूरत है, क्योंकि हर स्टेट की स्थिति भी अलग अलग थी, तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या करे, इसको वो दे। तो ये जो देगा यही हुआ डीपीएसपी, यही इसलिए इसको कहा गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको शासन का आधारभूत सिद्धांत इसलिए कहा गया कि ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक आकलन करने का हुआ कि आपका गवर्नेंस सही है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोला गया कि आपको पॉलिटी बिहार स्पेशल डेली लिखना है, लेकिन अगर आपके पास समय भी है और उसी समय के अनुसार क्या कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा और समय निकाल के साथ में आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो क्या कहा जाता है, ये स्टूडेंट गुड है, यानी कि जितना कहा गया है उससे ज्यादा भी कर, यानी इसमें पढ़ने का नियत है, अच्छा नियत है, इसलिए ये एक्स्ट्रा भी एफर्ट कर रहा है, आपको कहा जाता है गुड स्टूडेंट है। बस बिल्कुल उसी तरह स्टेट को भी कहा गया कि ये तो आपका मैंडेटरी है, ये नहीं दीजिएगा तो आप पर जुडिशियल जो होता है चल जाएगा, जुडिशियल जो होता है आप पर कार्यवाही चल जाएगी। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला जो पार्ट है भाग 4 में जो है, इसमें आपको कोई जुडिशियल हम नहीं दे रहे प्रेशर, आप पर इस पर कोई जुडिशियल प्रेशर नहीं, आपको कोई जुडिशियल प्रोटेक्शन इसमें पब्लिक को नहीं है, लेकिन यही आपका नियत को बताएगा, ये आप जितना देंगे वही आप माना जाएगा कि ये नियत है, और ये भी जनता के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि आप पॉलिटी बिहार स्पेशल का कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आवश्यक है। और ये भी आप जितना जल्दी दे, यानी आप जितना जल्दी हिस्ट्री और इकोनॉमी को भी कवर करें, आपके लिए क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो यही जो है हम लोगों का एक फॉर्मूला बना। तो इसलिए जो होते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्या कहा जाता है, अतिरिक्त मौलिक अधिकार। ठीक है, उसको एक्सटेंड फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में, ये आपको देना है, देना तो है ही, अब ये बस आपके नियत पर छोड़ रहे हैं। तो जब नियत पर छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर स्वाभाविक है, इसमें तो कोई जुडिशियल प्रोटेक्शन है नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब न्यायिक सुरक्षा नहीं है तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पब्लिक पर भी आ गया है कि भैया हम लोग ऐसी सरकार का, यानी ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो कि संविधान में जो शासन का आधारभूत सिद्धांत बताया गया है उसके अनुसार चले। ठीक है, आपको ये किस पर छोड़ दिया गया, पब्लिक पर भी कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी आ चुकी है कि आपको भी हमें ऐसी प्रतिनिधियों को चुनना है, हमें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है जो कि डीपीएसपी में जो भी बताए गए हैं, जो भी डायरेक्शन दिया गया है उनके अनुसार चले। ठीक है, इसलिए सवाल है यहाँ पर, वही सवाल है कि डीपीएसपी क्या है, ये सिर्फ ये तीव्र समावेशी एवं समानतावादी। ठीक है, तीव्र समावेशी और समानतावादी, यानी कि तेजी से और सबको मिला करके, ठीक है, और एक समान लेकर के चलने के लिए क्या है, ये आवश्यक है। ये तो आपको डीपीएसपी का व्याख्या में ही मिल जाता है, उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन साथ में ये क्या है, इस बात को भी समझने के लिए सहायक होता है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टी द्वारा घोषित मैनिफेस्टो उचित है या अनुचित। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझिए, डीपीएसपी समानतावादी की बात करता है कि महिला और पुरुष का वेतन क्या हो, इक्वल हो, मान के चलिए। अब कोई गवर्नमेंट क्या किया, कोई राजनीतिक पार्टी, वो दिमाग लगाया कि हमारे देश में तो पितृ सत्तात्मक है, खासकर उस समय जब देश आजाद हुआ था। आज तो फिर भी क्या है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक पितृ सत्तात्मक सोच है। ठीक, आप इसको व्यवस्था कहिए,
ये सही भी है कहीं गलत भी है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। पितृसत्तात्मक से मतलब हुआ कि मुख्य रूप से घर के जो निर्णय होते हैं वो किस पर लेते हैं, कौन लेते हैं अंतिम निर्णय, वो पुरुष लेते हैं। ठीक है, ये एक व्यवस्था चली आ रही है। हालांकि अब महिलाओं का काफी विकास हो चुका है, तो इस वजह से क्या होता है कि अभी कहीं ना कहीं ये चेंजेस देखने को मिले, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है और ये इस देश का कहीं ना कहीं कल्चर भी है और एक अच्छी बात है। बहुत सारी, जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारी पढ़ी लिखी महिला भी होती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती, फिर भी वो कुछ भी करने से पहले अपने घर के जो गार्जियन है उनसे जरूर राय लेते हैं। क्यों राय लेते हैं भाई? कि ये गार्जियन है, वो खुद भी वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट जो होते हैं नहीं होने के बावजूद भी लेते। तो ये एक हुआ कि नहीं, एक कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन हुआ है घर को एक अच्छे तरीके से चलाने का, यही भारत की खूबसूरती भी है। ठीक है, तो उस पर हम लोग नहीं ये चलेंगे। तो अब मान के चलते हैं कि पितृसत्तात्मक हमारे यहाँ का मेंटेलिटी है, यानी अंतिम निर्णय सामान्यतः ये देखा जाता है कि घर का कौन लेगा, पुरुष लेगा। अब कोई सरकार क्या किया, कोई राजनीतिक पार्टी वो कर दिया कि अगर हमें अरे यहाँ ये किया जाए तो हम पुरुषों का वेतन महिलाओं से ज्यादा रखेंगे। सपोज कीजिए, क्यों? उनको लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो जो मेल का जो ये है, जो मेल का वोट बैंक है वो मेरे पक्ष में आ जाएगा। और चूंकि घर के निर्णय मेल लेते हैं तो नतीजा क्या होगा, मेल लेंगे तो स्वाभाविक बात है कि महिलाओं के भी वोट कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे। अब क्या है कि अगर आप हम देखा जाए कि भाई ये सही है या गलत है, वो तर्क भी दे दिया। तर्क क्या दे दिया कि पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे कुतर्क होते हैं, महिला ना कमाए तो उसको कोई नहीं टोकने वाला है, पुरुष नहीं कमाए तो उसको समाज में बहुत टोकने वाला, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी कुतर्क होते हैं। ठीक है, ऐसे देने लगा, लोग भी इंप्रेस हो गया। अब आप कैसे मानेंगे कि सही है कि गलत है? तो भाई सिंपल सी बात है, संविधान में क्या कहा गया है डीपीएसपी में? संविधान में स्पष्ट डीपीएसपी में कहा गया है महिला और पुरुषों का वेतन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये मैनिफेस्टो में क्या है, गलत है। अब सपोज कीजिए कोई राजनीतिक पार्टी ये कहा कि अगर मेरा चुनाव, मुझे मेरी सरकार बन जाए तो मान के चलिए पशुवध डीपीएसपी में साफ साफ है, निषेध है। ठीक है, खासकर दुधारू नस्ल के पशु जो होंगे। अब वो कह रहा है कि नहीं, इसको हम छूट दे देंगे। ठीक है, उसमें तर्क भी दे दे कि इससे इनकम होगा, ऐसा तर्क दिया भी जाता है, इससे इनकम होगा। अब आप कैसे कहेंगे कि ये गलत है? तो सिंपल से क्या देखना है भाई, डीपीएसपी। अब जैसे गो हत्या को लेकर के कई राजनीतिक विवाद होते रहते हैं। ठीक है, कुछ इसके बोलते नहीं इसको बंद करने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कुछ राजनीतिक पार्टी है जो इसको कहना है, उनका कहना है कि ये सरकार नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, पूजनीय है, इनको नहीं छोड़, इनकी हत्या पाप है। अब आप कैसे आकलन करेंगे कि दोनों में से कौन सही है? तो भाई सीधी सी है डीपीएसपी में क्या कह रहा है कि दुधारू नस्ल के पशुओं की हत्या का रोक लगना चाहिए, गांधी जी की भी इच्छा थी। तो यही है, यही जो है, इसी को, यही चीज आपसे सवाल है कि आप कैसे जानेंगे कि आप डीपीएसपी कैसे सहायक है, ये जानने के लिए कि आपका जो मैनिफेस्टो है, जो राजनीतिक पार्टी आपका मैनिफेस्टो दे रहा है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो ये स्टूडेंट कॉपी लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये लिखे भूमिका। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये नहीं होना चाहिए, ये पहले भी मना किया गया है। आप लोगों को ब्रैकेट का प्रयोग जितना कम करें सही है, और इंग्लिश शब्द का प्रयोग करने का कोई मतलब है नहीं। जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, उसको अच्छे से पता है कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को कहते हैं, उसको ज्यादा नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं, वो समझदार आदमी है। ठीक है, आप उसको अच्छे से पता है। अब है को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में सम्मिलित किया गया है। ये तत्व सरकार को ये दिशा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार वह देश को एक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर कर सकती है। राइट, इसके साथ ही डीपीएसपी, फिर इंग्लिश हो गया, नोट यूज इंग्लिश वर्ड, कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषित घोषणा पत्र देश का समाज के लिए
देश व समाज के लिए उचित है या अनुचित। ठीक है, पूर्ण विराम, ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व, फिर यहाँ पे इंग्लिश शब्द एक बार उनको बता दिए, अब उसको बार बार बेचारे को नॉलेज देने की जरूरत नहीं, वो समझ चुका है कि अगर उसको नहीं भी पता है तो वो एक ही बार में पढ़ के समझ चुका है कि नीति निर्देशक तत्व को ही डीपीएसपी कहते हैं। चेक करने वाले को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4, यहाँ भी रोमन लिपि ना करके आप इसका प्रयोग करें तो अच्छा है, तथा भाग 4, ये तथा क्या यहाँ में होगा, इसी के अंतर्गत है ना, दो जगह थोड़ी ना है डीपीएसपी व्याख्या किया हुआ, एक ही जगह किया हुआ है। कहाँ? भाग 4 में। भाग 4 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। दो जगह थोड़ी है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 अलग थोड़ी है, एक ही है। इसको ये समझिए, भाग 4 मान के चलिए एक जो होता है घर है, उसमें एक कमरा है, उसमें कई कमरे हैं, उसी कमरे में ये सब है। ठीक है, तो ये होगा भाग 4 तथा अनुच्छेद के भाग 4 में या भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय, इसमें देखिए डैश देना चाहिए था, जैसे आप यहाँ लिखे भाग 4 के अनुच्छेद, यहाँ पर डैश का प्रयोग करना चाहिए था। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की नीतियों के लिए एक नैतिक और वैधानिक दिशा निर्देश प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द का ये है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की नीतियों के लिए, ठीक है, एक नैतिक और वैधानिक दिशा निर्देश प्रस्तुत करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, देखिए ये जो लिखे नीति निर्देशक तत्व के 3 भाग, ये भी इनका सही, यहां लिखना चाहिए था नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है, क्योंकि ये कोई संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में तो सिंपल है, बात को समझे, संविधान में तो सिंपल है कि 36 से 51 तक कर दे। वो थोड़ी कहा गया है कि यहाँ पर गांधीवादी वाला है, यहाँ समाजवादी वाला है, वो तो सिंपल कर दिया है कि यही 3 भाग है, ये 36 से 51 तक है। ये हम लोग अपने सब सुविधा के लिए उसको समझने के लिए बांट करके पढ़ते हैं, वो थोड़ी ना संविधान में व्याख्या है। इसलिए इसको लिखना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांट करके समझा जा सकता है। शब्दों का बहुत महत्व होता है। आंसर राइटिंग में आप किस प्रकार से बातों को लिखते, एक एक कोमा का महत्व होता है, और विशेषकर हिंदी मीडियम में, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, ठीक है, यहां तक सही है। अब इनका क्या था कि व्याख्या करना था, समाजवादी क्या क्या है ये नहीं किए हैं, गांधीवादी क्या क्या है, क्यों उसको गांधीवादी कहा जाता है ये व्याख्या नहीं किए है, और उदारवादी क्या है, इसका क्या महत्व है, ये सब व्याख्या करना था, क्या महत्व, ठीक है, इसका लाभ, ये सब जो है व्याख्या करना था, ये इसका मिसिंग रह गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को तर्कसंगत रूप से परखने के लिए नीति निर्देशक तत्व एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। ये तत्व नागरिकों को ये समझने में मदद करते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादे सामाजिक और आर्थिक न्याय की दृष्टि से कितना सही है। समानतावाद, समाजवाद और समावेशी, यदि कोई दल अपने घोषणा पत्र में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, महिला और वंचित वर्गों के उत्थान की बात, वह नीति निर्देशक अनुरूप होगा। समान वेतन और श्रमिक अधिकार, इसमें उन अनुच्छेदों का भी प्रयोग करना चाहिए था, उन अनुच्छेदों का जिसमें कि ये सब का व्याख्या किया गया है। रोजगार सृजन जैसे 39 में महिला और वंचित वर्गों के उत्थान की, तो इसमें उदाहरण के तौर पे कि उदाहरण के लिए उन लिख करके उन आर्टिकल का या तो प्रयोग करना चाहिए था, या यहाँ पर आपको इसको व्याख्या कर देना था। ठीक है, दो में से एक चीज करना था, लेकिन दोनों ही मिसिंग है। समान वेतन और श्रमिक अधिकार, फिर यहाँ अंग्रेजी कर दिया है, यहाँ घ होना चाहिए। यदि कोई दल श्रमिक अधिकार रक्षा करे, बढ़ावा दे, संविधान के अनुरूप हो, संविधान के इतना के अनुरूप, बस इसी प्रकार वो सब में भी करना था, उदाहरण पे ही लिख के या वहीं पर व्याख्या कर देना था। जहाँ 3 भागों में बांटे थे, 4-4 लाइन में व्याख्या कर देना था, वो सही था।
या यहाँ करते तो और बेटर होता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, किसी भी दल द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना के तहत उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है। नशा मुक्त भारत, ये भी इसका पूरी तरह व्याख्या नहीं है, इसको सही से करना था, इसमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। 0 से 6 वर्ष का है। नशा मुक्त भारत और स्वास्थ्य सुविधा, अनुच्छेद के अनुसार शराब और अन्य से सार्वजनिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। घोषणा पत्र की अनुचितता की पहचान, यदि कोई दल केवल लुभावने के वादे करते हैं लेकिन उनके पीछे कोई ठोस योजना, तो ये नीति निर्देशक तत्वों के मूल्यों के विपरीत होगा। सांप्रदायिक या विभाजनकारी राजनीति पर आधारित नीतियां संविधान के समावेशी विकास के आदर्शों को उल्लंघन करती। यदि कोई दल अमीरों के पक्ष नीतियां बनाती है, देखिए अमीर शब्द से ज्यादा अच्छा होगा धनवान, ठीक है, के पक्ष नीतियां बनाते और गरीबों की उपेक्षा करता है, तो ये समाजवाद के आदर्शों का विरुद्ध होगा। फिर यहाँ अंग्रेजी ये कर दिया है, केवल सरकार को बनाने के मन नहीं देते बल्कि नागरिकों को भी एक सूचित और जागरूक मतदाता बनाने में सहायता करते हैं। ये राजनीतिक दलों द्वारा घोषित घोषणा पत्र की वैधता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण आधार है। फिर यहाँ मिसिंग किए आधार है। देखिए इनका सारा चीज सही है, भूमिका भी सही है, अंत भी सही है, बीच में बस वही जो वो 3 भागों में बांटे उसका या तो वहां व्याख्या करना था, या फिर जब आप बता रहे थे कि कैसे आप मतलब मैनिफेस्टो को सही माने, वहां पर अनुच्छेदों का उपयोग करना था। कहीं कहीं किए हैं, कहीं कहीं नहीं किए हैं। और जो इनका सबसे बड़ा मिसिंग रहा वो है अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, ये नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग आपको सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स में करना, जिसका हिंदी मुश्किल है या हिंदी है नहीं, ठीक है। नहीं तो आपको हिंदी में मीडियम को पूरी तरह से आप हिंदी में रखिए। तो इनका देखा जाए तो ये सब सही है, तो इसलिए इनको जो है नंबर दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा इनका 10 में से 5 नंबर, ठीक है। इसको कितना दिया जा रहा है, 10 में से ठीक है 10 में से 5 नंबर इनको दिया जा रहा है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा बेटर जा रहा है, पिछला कॉपी से ये बेटर है। ये कॉपी थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन फिर भी सही है, तो 10 में से इनको 5 नंबर दिया गया है। और आप लोग भी जो है समझ चुके होंगे कि आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है और किन गलतियों से बचना चाहिए, क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी वे स्टूडेंट्स जैसा कि बता चुका हूँ कि अभी डेली आंसर राइटिंग भी शुरू है। डेली आंसर राइटिंग में पर डे 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन कराए जाते हैं और 1 ऐसे कराए जाते हैं। वीकली टेस्ट भी शुरू है, फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू है। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है 9135904639, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 70 का फ्री क्लास एंड नोट्स चाहते हैं तो gurumantra.online gurumantra.online इसमें कॉल करके इसमें लॉगिन करके ले सकते हैं। ये वेबसाइट भी एप्लीकेशन है, इसमें लॉगिन करके आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट कॉपी का एव्यूलेट करेंगे। आज के क्लास से सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।